आज जो चुनौतियां हैं वो अनेक हैं। किसी चुनौती को हम लापरवाह नहीं कर सकते। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक एक पर विचार करके उसके अपने अपने महत्व होंगे, उसको देखते हुए हम उसी प्रकार से अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी रक्षा रणनीति जो होती है, डिफेंस स्ट्रेटजी, वो दूसरे देश की क्षमता के अनुसार होती है और जो हमारी विदेश नीति है वो दूसरे देश की इरादा के साथ होती है। ये फर्क हम नहीं करेंगे तो हम जरूर हमें भुगतना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू की प्राथमिक गलती यही थी कि उन्होंने इन दोनों विषयों को अलग नहीं किया और सोचा कि चीन दोस्ती चाहती है, हम भी चीन से दोस्ती करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है और जो तैयारी थी उसका लापरवाही की और जब परिस्थिति बदली तो हमें इसका लिए भुगतना पड़ा। तो पहले मैं ये कहूंगा कि जब मैं चीन की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी जो चुनौती हैं उस पर जब मैं बोलूंगा तो चीन की क्षमता पर बोलूंगा और उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमारी क्षमता क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए कहकर फिर उसके बाद चीन और भारत की संबंध कैसे होनी चाहिए इस पर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। जब हम आजाद हुए 1947 में, चीन की कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी 2 साल बाद। दोनों 1950 में साथ ही साथ आर्थिक विकास पर विचार करने लगे। जवाहरलाल नेहरू सोवियत रशिया से प्रभावित थे और चीन उस समय सोवियत रशिया के ये माना जा सकता था कि वो शिष्य थे और इसीलिए चीन की दोस्ती के नाम पर हमने कई अपने हितों को त्याग किया। चीन जब कम्युनिस्ट बनी 1949 में तो अमेरिका ने उनको यूनाइटेड नेशन से निकाल दिया बाहर और उन्होंने भारत को कहा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह खाली पड़ी हुई है वो उसको आप ग्रहण करिए, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो सहित सदस्य बनिए। ये आमंत्रण आपको उस समय अमेरिका ने दी थी, लेकिन दोस्ती के कारण या दोस्ती चाहने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये तो चीन का जगह है और इसीलिए हम तो नहीं ले सकते। अब इसको क्या कहें हम? कोई कहेगा ये उदारवाद है, भोलापन है, और मेरे जैसे प्रतिद्वंदी कहेंगे या प्रत्यक्ष यानी विपक्ष में जो हैं वो कहेंगे ये मूर्खता थी। ये अपने हित में उस समय हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो वाली सीट वीटो के साथ अपने को ले लेना चाहिए था। और ये सिर्फ ये नहीं, क्योंकि चीन से कोई खतरा नहीं है और जवाहरलाल नेहरू किसी और बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और जब सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी कि आपने तो तिब्बत दे दी चीन को, अब चीन तो हमारी सीमा पर आ गई और उसके बाद कई विवाद पड़े हुए हैं सीमा पर, उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ और आपने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया,
तो कम से कम चीन से तो इतना तो कहना चाहिए कि हम तिब्बत आपकी हिस्सा नहीं मानेंगे, आपकी देश की हिस्सा माने जब तक आप सीमा पर हमारी बातों को स्वीकार नहीं करोगे। उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं हुआ और उन्होंने जवाब चिट्ठी में सरदार पटेल को कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये दूसरे किस्म की विषय है, ये होम मिनिस्ट्री का तरह इसको लॉ एंड ऑर्डर समझन के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक प्रकार से उन्होंने व्यंग किया कि सरदार पटेल को फॉरेन पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन उनका समझ ज्यादा था, बाद में पता लगा, और नेहरू का कम था। और इसीलिए हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे थे अपने, वो बहुत कम कर दी जवाहरलाल नेहरू ने। और हमारे डिफेंस फैक्ट्री में हथियार के उत्पादन करने की जगह में हम कॉपी परकुलेटर पैदा कर रहे थे और कंटोनमेंट में टेनिस गेम के लिए टेनिस शू, यानी पहाड़ों में चढ़ने के लिए वो वो ठंड के लिए जो जूते बनाने चाहिए उसके जगह में टेनिस शू बनाने लगे। और संपूर्ण रूप से कोई तैयारी नहीं थी। और जब 1962 आई, नेहरू हताश हुए क्योंकि वो ये नहीं सोच सकते थे कि जो कल तक भाई भाई कह रहे थे वो आपको इस तरीके से छुरी मारेंगे। और उसके बाद नेहरू उठ नहीं सके, आप जानते हैं, उनका दिल टूट गया। और दुनिया देश भर में हम सोचते रहे कि चीन ने हमें धोखा दिया।